बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 जून 2022 और आज की इस वीडियो में 8 जून 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार पुनः बता दूं कि इस श्रृंखला के जितने वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं ये सभी के सभी महत्वपूर्ण होते हैं बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अगर आप लोग भी बिहार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से करंट अफेयर्स को रेगुलर फॉलो कीजिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। अब यहाँ पर आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। हालांकि ये प्रश्न हमने पिछले वीडियो में नहीं पूछा था, जो कल वाला जो दिन गुजरा कह सकते हैं कि वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं हुआ था। कुछ पर्सनल रीजन की वजह से ये वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। हमने आपको इसकी जानकारी भी दिया था, लेकिन उसका पीडीएफ आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराया गया था। उस पीडीएफ में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को किस राज्य में स्थापित किया गया है, या फिर भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया। हालांकि ये प्रश्न की जानकारी हमने एक वीडियो में आपको दिया था और इसकी जानकारी देते हुए हमने आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ये भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप अभी हाल ही में उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। ये भारत के किसी भी राज्य में किया गया इस तरह का पहला पहल है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भगीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। भगीरथ श्री सम्मान से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर है बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को अभी हाल ही में भगीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। कंप्लीट जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में राजा भगीरथ की जयंती मनाई गई और भगीरथ मंदिर का लोकार्पण कार्यक्रम भी संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया, जिसमें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को भगीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। यहाँ पर अतिथि के तौर पर इन्होंने भाग लिया था, जहाँ पर ये कह सकते कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को अभी हाल ही में भगीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा, फिर कह सकते कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के द्वारा। ये यहाँ से ध्यान रखें। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में बिहार में दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक है तारकिशोर प्रसाद और एक है रेणु देवी। दोनों को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बिहार में अभी वर्तमान में दो उप मुख्यमंत्री हैं। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। लालू यादव की बात किया जाए तो बिहार के ये 20वें मुख्यमंत्री हैं। इस तरह के फैक्ट्स आपके एग्जाम में बनेंगे। हालांकि नीतीश कुमार के नाम एक उपलब्धि भी हासिल है, ऐसे तो बहुत उपलब्धि है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें ऐसे हैं कि जो कि आपके एग्जाम में बनते हैं। बतौर मुख्यमंत्री अगर बात किया जाए गांधी मैदान में झंडा फहराने का रिकॉर्ड किनके नाम स्थापित है, तो एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग। बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री अगर देखें तो 15 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड या फिर कह सकते जो दर्ज है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम दर्ज है। वहीं पे हम बात करें दूसरे स्थान की, या फिर कह सकते इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम था। तो ये चीजें आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। हम यहाँ पर चलेंगे आज की इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे, लेकिन एक जानकारी आपको दे दूं कि जो मंथली करंट अफेयर्स वाला वीडियो चैनल पर आता है या फिर पीडीएफ जो आप लोगों को मिलता है पेड ग्रुप के तहत, तो इसमें से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। मई वाला जल्द ही अपडेट होगा। कुछ कारणों से यहाँ पर वीडियो अपडेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये जल्द 1 से 2 दिन में ये अपडेट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर इसे देखिएगा। पूरे मंथ का कर सकते हैं ये वीडियो होगा बिहार स्पेशल का, उसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे आज के हमारे वीडियो का दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस महिला के जीवन से प्रेरित धारावाहिक कस्तूरी एमएक्स प्लेयर पर प्रसारित किया जाएगा। कस्तूरी धारावाहिक का नाम है जो कि एमएक्स प्लेयर पर प्रसारित किया जाएगा। ये पद्मश्री से सम्मानित महिला है। ये महिला का नाम क्या है यही यहाँ पर पूछा गया है। ये बिहार के पटना जिले की रहने वाली हैं। इनका नाम अगर हम बात करें तो इनका नाम है राजकुमारी देवी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जिन्हें की पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। कंप्लीट जानकारी आपको दे दूं कि पद्मश्री राजकुमारी देवी के जीवन से प्रेरित धारावाहिक कस्तूरी 6 जून से आजाद और एमएक्स प्लेयर पर प्रसारित किया जाएगा। कस्तूरी अगर बात करें धारावाहिक की तो ये नाम आप ध्यान रखिए। वहीं पर अगर बात करें राजकुमारी देवी की तो आप इस इमेज में राजकुमारी देवी को देख सकते हैं। यह अगर हम धारावाहिक की बात करें तो यह एक ऐसी महिला की सच्ची कहानी से प्रेरित है जो कि जीवन जीने के लिए अपने तरीके से लड़ती है, जिस तरह से वह हमेशा चाहती थी। आप यहाँ पर कुछ दृश्यों को इस इमेज के माध्यम से भी देख के समझ सकती हैं कि समाज में एक महिला होने के नाते बिहार में खास करके साइकिल चलाना या फिर कह सकते हैं ये चीजें जो यहाँ पर हमने लिखी है इसके माध्यम से आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, या फिर कह सकते हैं मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से इस पहलू को भी यहाँ से तैयार
तैयार कर सकते हैं। जैसे भी आपकी कह सकते हैं एक समझने सोचने की क्षमता है, उस तरह से आप आंसर राइटिंग को तैयार कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही टॉपिक के बारे में, बल्कि किसी भी टॉपिक पर आप यहाँ पे इमेज के माध्यम से भी इसकी रूपरेखा को तैयार कर सकते हैं। सारी बातें आप अपने मन में भी समझ सकते हैं। रही बात राजकुमारी देवी की, तो ये पटना की रहने वाली है। उन्हें पद्मश्री किसान चाची के भी नाम से जाना जाता है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पद्मश्री किसान चाची के नाम से राजकुमारी देवी को जाना जाता है। अब यहाँ पे हम अगले पॉइंट में अगर पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। पद्मश्री भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण के बाद चौथा सर्वोच्च सम्मान है। यहाँ से ये सीरीज याद रखिए, भारत रत्न आता है पहले स्थान पर, पद्म विभूषण दूसरे स्थान पर और पद्म भूषण तीसरे स्थान पर। जबकि पद्म श्री की बात किया जाए तो ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जबकि पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान की बात किया जाए तो निशान ए पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऐसी जानकारी हमने कई दफा आपको दिया है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में भारत का चौथा फूड लैब बिहार के किस जिले में खुला है? इसे भी आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। हालांकि इससे पहले जो 1 नंबर और 2 नंबर वाला प्रश्न था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ये तीसरा प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। भारत का चौथा फूड लैब बिहार के किस जिले में खुला है? तो ये बिहार के पटना जिले में खुला है, पटना के रक्सौल में। आपको जानकर दे दूं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI का चौथा फूड लैब बिहार के रक्सौल पटना में शुरू किया गया है। अगर स्थान पूछा जाए तो रक्सौल, जिला पूछा जाए तो पटना जिला में से भी हाल ही में शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, आपको बताना केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया कौन से मंत्री? यहाँ पे जो हमने लिखा है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मनसुख मंडाविया अभी वर्तमान में कौन से मंत्री है जिसके द्वारा भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया भारत के चौथे फूड लैब का। दरअसल एक पॉइंट यहाँ पर आपके एग्जाम में बनेंगे बहुत महत्वपूर्ण कि बिहार से पहले जो 3 फूड लैब थे ये कहाँ थे? एक तो थे कोलकाता में, दूसरा गाजियाबाद में, तीसरा मुंबई में। ये चौथा है जो कि पटना में खुला है। लैब के अधिकारियों के मुताबिक लैब में पेय पदार्थों के सैंपल के मानक के अनुरूप जांच होगी। यहाँ पर सब्जी, फल, गेहूं, चावल के अलावा तेल व अन्य लिक्विड पदार्थों की भी जांच की जा सकेगी। यहाँ से प्रश्न आपको इस प्रकार से याद रखना है। एक पॉइंट यहाँ पे हमने लिखना भूल गया कि पश्चिम बंगाल पे मतलब कह सकते बिहार के किसी भी उत्पाद को अगर लैब में जांच करना होता था तो ऐसे में पश्चिम बंगाल पर बिहार को निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब बिहार के पटना में इसके शुरू हो जाने से अब पश्चिम बंगाल पर जो निर्भरता है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे में कह सकते हैं पूरा का पूरा जो जांच प्रक्रिया होगा बिहार से संबंधित या फिर बिहार के आसपास का, यहाँ पर आसानी से किया जा सकता है राजधानी पटना के रक्सौल में। अब बात हम लोग कर रहे हैं बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्नों को यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऐसे में बिहार से संबंधित जो बेसिक से पॉइंट है कई बार एग्जाम में रिपीट हुए उसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। भारत वाले मैप पर जब आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको बिहार की स्थिति देखने को मिलेगा। बिहार की बात करें तो बिहार की चौहद्दी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार की राजधानी की बात करें तो पटना बिहार की राजधानी है। पटना नगर को बसाने का जो श्रेय जाता है ये उदयन को जाता है। वहीं पे दूसरी ओर हम बात करें पटना में गंगा नदी के किनारे सैनिक छावनी का जो निर्माण किया गया था ये अजात शत्रु द्वारा लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए किया गया था। यहाँ से कंफ्यूज मत कीजिएगा। पटना शहर की स्थापना की बात किया जाए या फिर कह सकते हैं पटना को किसने बसाया था? उदयन के द्वारा पटना स्थापित किया गया था, पाटलिपुत्र को स्थापित किया गया था। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, पटना का ही पूरा नाम है पाटलिपुत्र। अगले पॉइंट में बात करेंगे बिहार के वर्तमान राज्यपाल की, तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल है फागू चौहान। किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होते हैं ये राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व होते हैं, ये ध्यान रखेगा। प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि प्रतिनिधि होते हैं, ये ध्यान रखिए। और बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो कि बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। राजकीय पक्षी की बात करें तो गोरैया बिहार का राजकीय पक्षी है जो कि अभी हाल ही में 20 मार्च 2022 को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया जिसका थीम था आई लव स्पैरो। बिहार के राजकीय पशु की बात करें तो बिहार का राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड। बहुत सारे लोग फूल को लेकर कंफ्यूज करते हैं, नोट कीजिए बिहार का जो राजकीय फूल है ये है गेंदा। बिहार का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 की जनगणना के आधार पर ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे अगर बात करें क्षेत्रफल की तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था या फिर कह सकते हैं बिहार झारखंड से जब अलग हुआ था तो ऐसे में झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था संपूर्ण भूभाग का 46% कह सकते हैं भूमि को लेकर के झारखंड राज्य का गठन हुआ था। वहीं पे बिहार के क्षेत्र की बात करें तो बिहार के क्षेत्र में 54% हिस्सा रहा था, ये जानकारी ध्यान रखिए। बिहार की अगर और चीजों की हम बात करें तो प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। लंबाई 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें और राज्यसभा की 16 तथा
लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। बिहार के लोक नृत्य की बात करें तो जाट, जाटिन, कजारी, पानवरिया और विदेशिया यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और वहीं पे जो आप इस इमेज में देख रहे हैं, दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। ये स्वास्तिक का निशान होता है। आप लोग नोट कीजिएगा कि दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष बिहार का राजकीय चिन्ह है। ये बीपीएससी एग्जाम में 5 ऑप्शन के साथ जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ 5 ऑप्शन में आपका मिलता जुलता आंसर दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा। ऐसे में एक ऑप्शन होगा दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष। तो इस प्रश्न के लिए तैयार रहें, कभी भी किसी भी वर्ष आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हमेशा जो एग्जामिनर होता है नए नए प्रश्नों की तलाश में रहते हैं, तो यहाँ से इस तरह के प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। चूंकि यहाँ पर पिछले प्रश्न में हम लोग चर्चा कर रहे थे पटना की, तो पटना की बात करें तो कई सारे फैक्ट आपके एग्जाम में यहाँ पर बनेंगे। बिहार वाले मैप पर जब आप नजर डालेंगे तो ये आपको पटना की स्थिति देखने को मिलेगा। पटना बिहार की राजधानी है और यहाँ पर प्रश्न बनेंगे कि पटना जिला की सीमा बिहार के कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये प्रश्न आपके 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ से अगर मैं आपको जानकारी दूं तो कुल मिलाकर 9 जिले ऐसे हैं जो कि राजधानी पटना के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये ध्यान रखिएगा, 9 जिलों के साथ ये साझा होता है। अब यहाँ पे बात करें प्रमंडल और जिलों की, तो वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल है, यानी कि बिहार को 9 डिवीजनों में बांटा गया है और इसके अंतर्गत कुल मिलाकर 38 जिले हैं। उनमें से एक प्रमंडल है पटना प्रमंडल, जिसका हेडक्वार्टर पटना है। और इसके अंतर्गत जिलों की संख्या की बात करें तो कुल 6 जिले हैं। एक तो है पटना, दूसरा भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा। कुल मिलाकर 6 जिले पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ये संबंधित जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं, जबकि 39वां जिला बनाए जाने की घोषणा भी हाल ही में, जो पटना जिला का एक क्षेत्र है बाढ़, इसे 39वां जिला बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। हालांकि संबंधित फैक्ट जो आने वाले समय में होंगे वो जानकारी समय समय पर हम आपको देते रहेंगे। अगला होगा यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस देश ने भारत को अतिरिक्त 144 मेगावाट बिजली का निर्यात शुरू किया है? तो किस देश के द्वारा भी हाल ही में भारत को 144 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त निर्यात शुरू किया गया? राइट आंसर होगा नेपाल सरकार के द्वारा भी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में नेपाल के काला गंडकी नहीं बल्कि काला गंडकी पनबिजली प्लांट से अपने विद्युत एक्सचेंज के माध्यम से भारत को अतिरिक्त 144 मेगावाट बिजली का निर्यात करना शुरू किया। किसने? नेपाल ने। यहां से यह ध्यान रखिए, काली गंडकी पनबिजली प्लांट से इसका भी हाल ही में अतिरिक्त निर्यात शुरू किया गया भारत को, जो कि 144 मेगावाट बिजली का है। ये ध्यान रखिए, ये आंकड़े आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में बने हैं। और वहीं पे बात करें अब यहाँ पर अगले पॉइंट में, तो 144 मेगावाट की काली गंडकी पनबिजली परियोजना से उत्पन्न बिजली को जोड़ने के बाद अब, यानी कि 144 मेगावाट के अतिरिक्त प्रभार को जोड़ने के बाद अब नेपाल जो है ये इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से भारत को कुल 178 मेगावाट बिजली बेचेगा। यानी कि इससे पहले जो था और अब जो मिला के कुल हुआ, ये 178 मेगावाट बिजली भारत को बेचेगा। किसके माध्यम से? नेपाल सरकार। तो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से नेपाल सरकार इस अतिरिक्त मेगावाट बिजली के बाद कुल मिला के 178 मेगावाट बिजली बेचेगा। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, कुल मिला के 178 मेगावाट बिजली भारत को बेचेगा। अगला होगा यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर आपको ये भी बता दूं, नेपाल की बात आई है तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश है नेपाल। ये अभी हाल ही का करंट अफेयर्स का प्रश्न है, नोट कीजिएगा कि यूपीआई प्रणाली को लागू करने वाला, या फिर कह सकते हैं यूपीआई प्रणाली को सर्वप्रथम अपनाने वाला, यानी कि भारत की यूपीआई प्रणाली को सर्वप्रथम अपनाने वाला विश्व का पहला देश है नेपाल। अगला होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? सभी जानते हैं, कॉमन सा प्रश्न है कि 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, चाहे किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से हो, तो ये कठिन तरह से अगर पूछा जाएगा इस प्रश्न को, तो पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की मेजबानी किस देश ने की, या फिर इसका थीम क्या था। ये थोड़े से हाई लेवल के प्रश्न होते हैं, या फिर डेट से जो मतलब ऊपर हट के होते हैं। डेट तो थोड़ा सा कॉमन हो गया, सभी लोग याद रखते हैं, और थीम और मेजबानी वाला प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा स्वीडन। आपको तमाम जानकारी दे दूं कि हाल ही में 5 जून 2022 को 49वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ये इसका संस्करण भी यहाँ से ध्यान रखें, बहुत बहुत महत्वपूर्ण होंगे, संस्करण को याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम बात करें तो इस वर्ष के लिए स्वीडन को विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी, मतलब कि इस वर्ष के लिए स्वीडन ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की है। ये यहाँ से आपको नोट करना है। और इस वर्ष 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम की बात करें तो ओनली वन अर्थ, ये 2022 में इसका थीम निर्धारित किया गया है। और भारत की दृष्टिकोण से विश्व पर्यावरण दिवस को देखें हम तो एक पॉइंट नोट कीजिए, भारत ने 2018 में 45वें विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी और उस वर्ष की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं।
निर्धारित जो थीम थी वर्ष 2018 में 45वें पर्यावरण दिवस पर, जिस वर्ष भारत ने इसकी मेजबानी किया था, थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को हराए। ये यहाँ से ध्यान रखना। प्लास्टिक प्रदूषण की बात आई है तो कह सकते हैं एकल प्लास्टिक को बैन करने की, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की घोषणा अभी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा किया गया, जो कि जुलाई से इसे पूर्ण रूप से बैन किया जाएगा। वो भी प्रश्न हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा अगला होगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली गोल्ड मेडलिस्ट कौन बनी है, यानी कि पहली गोल्ड पदक विजेता कौन इसमें बनी है। अभी हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित हुआ है हरियाणा की कह सकते हैं मेजबानी में। भले ही ये 2022 में आयोजित हो रही है, लेकिन ये 2021 वाला संस्करण है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं, इसका राइट आंसर होगा काजोल सरगर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इनको इस इमेज में आप देख सकते हैं, यही है काजोल सरगर। आपको जानकारी दे दूं कि 16 साल की काजोल सरगर 5 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहली गोल्ड मेडलिस्ट बनी है। इससे पहले काजोल ने अगस्त 2021 में पटियाला में यूथ नेशनल में कांस्य पदक जीता था। इनकी एक उपलब्धि है ये भी, हालांकि यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में स्वाभाविक तौर पर पूछे जाने की प्रबल संभावना बनेगी। दरअसल 4 जून 2022 से शुरू हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 ये चौथा संस्करण है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जिसकी मेजबानी हरियाणा द्वारा की जा रही है और यह 13 जून 2022 तक जारी रहेगा। यानी इसकी शुरुआत 4 जून को हुई है, जो कि 13 जून 2022 तक यूं ही चलता रहेगा। और यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे जो समय समय पर हम आपको इस सीरीज के अंतर्गत प्रोवाइड करते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने चर्चा किया चौथा संस्करण की। अब इससे पहले पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ आयोजित हुआ आप लोग कमेंट कीजिए। इसकी जानकारी हमने 2 दिन पहले ही आपको दिया था। अब यहाँ पर हम आते हैं टॉपिक पर कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए जो इस वर्ष हरियाणा मेजबानी कर रहा है, तो ये अंडर 18 आयु वर्ग के लिए जो है इसमें होने वाले खेलों का जो आयोजन है ये 5 शहरों में किया जा रहा है, जिसके तहत पंचकुला, शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली शामिल है। तो कुल 5 शहरों में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया जा रहा है, जो कि 13 जून 2022 तक किया जाएगा। यहाँ पर एक कमेंट जरूर कीजिएगा जो अभी मैंने आपको बोला है कि जो पहला, दूसरा और तीसरा संस्करण था ये कहाँ आयोजित हुआ है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 7वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक्स संप्रीति 10 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। एक्स संप्रीति 10 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया भारत और किस देश के बीच। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में या फिर कह सकते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति 5 जून यानी 5 जून 2022 को शुरू हुआ है। ये जानकारी यहाँ से दान है, जो कि 5 जून से 16 जून 2022 तक बांग्लादेश के यसोर सैन्य स्टेशन में आयोजित हो रहा है या फिर किया जा रहा है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे भारतीय दृष्टिकोण से हम देखें तो डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रही है और साथ ही साथ इस युद्धाभ्यास की अगर हम बात करें उद्देश्य की, तो इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच अति क्रियाशीलता को मजबूत करना ही इसका उद्देश्य है। यहाँ से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय दल का प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। और यहाँ से ध्यान रखिए अभी हाल ही में एक्स संप्रीति 10 युद्धाभ्यास का जो कह सकते हैं संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, इसका जो आयोजन हुआ है ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ, जो कि आपको ये ध्यान रखना है ये बांग्लादेश में आयोजित हुआ है और ये बांग्लादेश के यसोर सैन्य स्टेशन में ये आयोजित हुआ है। यहाँ से कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी को नोट कीजिएगा। और एक चीज जानकारी ये भी दे दूं कि जो लोग नोट नहीं तैयार कर सकते हैं तो ऐसी सुविधा आपके लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध है। वहां पर जाइए, प्ले स्टोर से बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद जो करंट अफेयर्स या फिर हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल है, चाहे वो बिहार जीके हो, जो भी मतलब कर सकते हो टॉपिक बेस्ड नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, जो भी पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह तमाम चीज़ों को वहाँ से आप एक्सेस करेंगे। इससे आपका समय बचेगा और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होगी। और जो सरसबी बीपीएससी एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आप कितने प्रिपेयर हैं। इसके माध्यम से आपकी तैयारी भी बेहतर होगी और ये जान भी पाएंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। ठीक है, तो 8वां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य ने जुलाई 2022 से, अभी मैंने कुछ देर पहले इसकी जानकारी दिया था कि जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। आई होप कि आपको ये याद होगा। इसकी घोषणा भी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंजाब। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में पंजाब सरकार ने जुलाई 2022 से सभी सिंगल यूज वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। जो एकल मतलब कह सकते इस्तेमाल वाली प्लास्टिक होती है उसे मतलब कह सकते पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने की घोषणा भी हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा किया गया है। आपको बता दूं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक आभासी यानी कि वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की गई और साथ ही शहीद भगत सिंह पंजाब राज्य पर्यावरण पुरस्कार स्थापित करने की भी घोषणा की गई यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है 9वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के लिए एसबीआई फाउंडेशन ने किस एकेडमी के साथ साझेदारी की है या फिर समझौता किया है।
तो एसबीआई फाउंडेशन ने अभी हाल ही में खान एकेडमी के साथ डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के लिए समझौता किया है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में एसबीआई फाउंडेशन ने शैक्षिक गैर लाभकारी संस्था खान एकेडमी के साथ साझेदारी में कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए एक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम अप स्कूल लॉन्च किया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देखें तो यहाँ पर कह सकते हैं एक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम विद्यार्थियों को प्रोवाइड करना है, जिसके लिए भी हाल ही में खान एकेडमी के साथ समझौता किया गया है। इसके तहत कुछ पॉइंट और भी है कि यह कार्यक्रम अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ भाषाओं में उपलब्ध होगा। शुरुआती चरण में ये 3 भाषाओं में उपलब्ध होंगी, ये अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ में। और इस कार्यक्रम को पूरा करने पर प्रत्येक छात्र को एक डिजिटल प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा या फिर इन्हें दिया जाएगा। अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए हैं। इस तरह के भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि वियतनाम। आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 जून 2022 को वियतनाम की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं, यानी कि आज ही। और इस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह दोनों देशों के बीच यानी कि भारत और वियतनाम के रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अपने वियतनामी समकक्ष फान वान गियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे, जिसको लेकर अभी हाल ही में ये वियतनाम दौरे पर है। 8 जून 2022 से कह सकते हैं 11 जून 2022 तक ये 3 दिवसीय दौरा है, जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में पहली FIH हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर खिताब जीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोलैंड को हराकर भारत ने ये FIH हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहली बार खिताब अपने नाम किया है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप में पोलैंड को हराकर खिताब जीता है। इस कैटेगरी को यहां से ध्यान रखिए, अभी हाल ही में FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप में पोलैंड को हराकर भारत ने इस खिताब को पहली बार अपने नाम किया है। हॉकी की बात है तो कई सारे प्रश्न यहाँ पर आपके एग्जाम में बन सकते हैं। यहाँ से आपको ध्यान रखना, हॉकी से जो संबंधित कप है जो आपके एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न बनते हैं, आगा खां कप, बैटन कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये सभी हॉकी से संबंधित कप हैं, जो कि आपको यहाँ से नोट कर लेना है। और जो बुली शब्द है और रोल इन शब्द है, यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं। इन दोनों शब्दों का जो प्रयोग होता है ये हॉकी में प्रयोग होता है। जबकि एक प्रश्न कॉमन रूप से और भी पूछे जाते हैं, चाइना मैन शब्द का प्रयोग या फिर चाइना मैन शब्द किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अब हॉकी के इतिहास में स्वर्ण पदक की बात करें भारतीय दृष्टिकोण से, तो भारत ने हॉकी के इतिहास में पहली बार जो स्वर्ण जीता था, ये जीता था 1928 में, ये ध्यान रखें। दूसरी बार 1932 में, 36 में, फिर 48 में, 52 में, 56 में, 64 में और अंतिम और आखिरी बार, अभी मतलब कह सकते हैं आखिरी बार जो जीता है ये 1980 में जीता है। 1980 के बाद ओलंपिक खेलों में भारत ने अभी तक स्वर्ण पदक हासिल नहीं किया है। हॉकी की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। हॉकी मतलब कह सकते हैं हॉकी भारतीय टीम की बात यहाँ पे किया जा रहा है कि 1980 के बाद हॉकी टीम ने मतलब ओलंपिक खेलों में कोई भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पहली बार जो किया था 1928 में किया था और आखिरी बार जो हुआ है ये 1980 में हुआ है। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के विजिटर पद से हटाने के विधेयक को मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दें कि हाल में पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को निजी विद्यालयों में विजिटर पद से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दरअसल यहां पर आपको ध्यान रखना, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को कुलाधिपति बनाने के प्रस्ताव की भी मंजूरी दी है। और ऐसी ही घोषणा, मतलब यही प्रश्न आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था, थोड़ा सा अलग अंदाज में आपको मैंने बताया था कि हाल की घोषणा के अनुसार पश्चिम बंगाल में अब मुख्यमंत्री राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर या फिर कुलाधिपति होंगे। हालांकि इससे पहले राज्यपाल किसी भी राज्य में जो होते थे ये चांसलर मतलब कह सकते हैं उस राज्य से संबंधित विश्वविद्यालय के चांसलर या फिर कुलाधिपति होते थे। लेकिन बिहार में भी ये चीजें अब चेंज हो चुकी है और इसी दिशा में पश्चिम बंगाल में भी अभी हाल ही में ऐसी घोषणा की गई है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न होगा कि हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस व्यक्ति को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है। ये जानकारी हमने आपको जो PDF उपलब्ध कराया था बीपीएससी मेकर ऐप पर, वहां पर आपको दिया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले PDF को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए और चैनल पर पहली बार अगर आप लोगों ने विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।